कमर आगा साहब आ गए हैं, मुझे बताया जा रहा है, तो ये एक सवाल उनसे ले लेते हैं। कमर साहब, तो बात ये हो रही है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में आ गया। अमेरिका और इजराइल का अपना एक लक्ष्य है डैमेज करने में। ईरान भी पीछे नहीं है, जितनी उसकी कैपेसिटी वो कर रहा है। लेकिन अगर ये आउटराइट दोनों उतर जाते हैं आमने सामने, तो कितनी देर टिक सकता है ईरान उनके सामने? क्या अमेरिका और इजराइल चाहें तो 24 से 48 घंटे के अंदर पूरे ईरान को अपने कब्जे में नहीं ले सकते? दोनों साथ मिलके जाएं, या इतना आसान नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। कई बातें हैं। अमेरिकन आर्मी जो है वो स्वयं लड़ने पे नहीं तैयार, मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर वो जाने पे नहीं तैयार हैं। इसराइल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि युद्ध को ख़त्म मत होने दो, वो तैयार है मरने के लिए। और वो उन्हीं ने, उनका कहना ये है कि पूरे क्षेत्र में, पहले ही कह दिया था उन्हीं ने कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे। और ये बड़ी सोची समझी मैं समझता हूँ रणनीति है। अटैक से हो रहा है कि सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब की इकनॉमी पे इतना बुरा असर पड़ रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी तो एयरपोर्ट बंद है। अगर मैं समझता हूँ एक हफ़्ता ये युद्ध चल गया तो वहाँ पे एक्सोडस हो जाएगा और सारा ये देश जितने भी हैं बाहर से जो वर्कर आते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात यह कि ईरान ये कह रहा है कि हम तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करेंगे। तेल की सप्लाई के लिए वो लगातार गल्फ़ ऑफ हॉर्मज़ को नहीं बंद करने का उनका इतना ऐसा प्लान नज़र आता। वो मुश्किल काम है। उससे पहले ही वो जहाँ से तेल निकल रहा है उन ठिकानों पे अटैक कर सकते हैं। और करने सुना है कि आरामको पे आज किसने किया ये तो नहीं पता, उन्हीं ने किया है या हूती ने किया है। यूएई पे भी अटैक हुआ है ऑयल पे ऊपर लेके, और एक ओमान के पास किसी ऑयल टैंकर पे भी अटैक हुआ है। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी ताकतें हैं, इनसे लड़ना है हमें, एक ही तरीका है लंबी लड़ाई। और वो ये भी जानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन इकनॉमी और इजरायली इकनॉमी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये लोग लंबी लड़ाई लड़ सकें। ट्रम्प साहब स्वयं कहते हैं कि हम 4 से 6 दिन के अंदर अमेरिका को ध्वस्त कर देंगे और चले आएंगे। अरे इससे ऐसे काम नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो वियतनाम में आज तक अमेरिका बैठे होते, अफ़गानिस्तान में 22 साल लड़ा। ईरान तो बहुत शक्तिशाली देश है। ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और इनकी जो सारी कैलकुलेशन है वो गलत है। ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा, वो लड़ेगा। और आईआरजी जो उनकी रिवोल्यूशनरी फोर्स है उसमें इतने फ़िदाइन हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड भी फोर्स है। और तीसरी बात यह है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। अकेला जो है वो देश है, आर्यन देश है, और वो बड़ा प्राउड अपने को आर्यन समझते हैं। और वो ये समझते हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं वहाँ पे, ये रिजीम में भरे पड़े हैं। रूहानी जो थे, जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, वो एमआईटी के पढ़े थे, तो कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है मौलवी, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, इस तरह के पढ़े हुए लोग हैं वो लोग। और बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत बड़ी गलती मैं समझता हूँ अमेरिका ने। और ये ऑल आउट वार इसलिए भी हो गई है कि मैं इनकी एक सवाल आपसे ईरान की पूछना अस्तित्व चाहता का हूँ। सवाल है। कमर आगा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना जी। चाहता हूं कि जिस तरीके का खामिनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था इस हमले के बाद, ऐसा लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन में कुछ ईरान के लोग जो हैं वो साथ में हैं। लेकिन अब अमेरिका के हमले के बाद, इजराइल के हमले के बाद, वो जो विरोध प्रदर्शन वाले लोग थे वो क्या अब इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ रहेंगे? क्या अमेरिका हमले के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे विरोध करने वाले लोग भी, अखमई के समर्थन वाले लोग, और सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा, ये कहना सही है? सत्ता परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। लाखों लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं इस वक्त, रो रहे हैं खमेनी के लिए, हर शहर में। वहाँ पे मिलियंस, इतना पॉपुलर लीडर था वो। लीडर ऐसा था, बन गया था खमैनी कि उसको अरब वर्ल्ड में इतनी सपोर्ट है जिसकी कोई नहीं। ईरान, इजराइल और की एक बड़ी चिंता ये थी कि ये तो अब पूरे इस्लामिक देश का लीडर बनता चला जा रहा है। वो शुरू से कह रहे थे कि इसको टारगेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस रिजीम के ख़िलाफ़, उनके नंबर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो जो दिखाए जा रहे थे नंबर वो गलत थे, फिगर्स गलत थे। कहीं भी 4000 5000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। वो आज भी मौजूद हैं। उसमें से दो किस्म के हैं। एक तो वो हैं जो ट्रेंड होके आए हैं बाहर से, और वो अधिकतर कुर्दिश मूल के लोग हैं।
ईरानी भी होंगे उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सब लोग गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करते किसी भी देश के अंदर, ईरान के अंदर भी अपोजिशन है, मगर जो इस समय अटैक हुआ है उसने यूनाइट कर रखा है काफ़ी हद तक। और वो सब बिल्कुल, ये पहले भी काफी हमने important देखा point था है, जो सद्दाम अटैक हुसैन हुआ ने, है, एक उसने काफी सेकेंड ज्यादा यूनाइट कर रखा है। एम्बेसडर श्रीवास्तव, हाँ प्लीज, यूनाइट कर दिए। प्लीज अपनी बात पूरी। एक सेकंड में, 1 मिनट, आधा से 15 सेकंड मुझे दे दीजिए। सद्दाम हुसैन ने जिस वक्त ईरान पे अटैक किया था उस समय सेना भी नहीं थी, क्योंकि इमाम खुमैनी ने आते ही ईरानी की जो सेना थी शाह ईरान की, उसको डिज़ोल्व कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि अगर ये सेना रहेगी कि दोबारा से शाह को ये कू कर देंगे और शाह को वापस ले आएंगे। 8 साल तक ये लोग लड़े थे, वहीं पे सेना बनती थी, रेड टैग आर्मी थी जिसे कहना चाहिए। 8 साल लड़ने के बाद सद्दाम हुसैन को वापस भेज दिया, काफ़ी अंदर आ चुके थे, विड्रा किया, 1 मिलियन लोग मरे, मरने वालों में अधिकतर ईरानी थे।